यो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लेकर आ गया हूँ एक और ब्रांड न्यू मानवा जो मैं श्योर हूँ कि आपने कभी देखा नहीं होगा और मैं इसका शर्त भी लगा सकता हूँ, लेकिन अगर आपने इस मानवा को देखा है फिर तो आपका भला हो। एनीवेज, ये मानवा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें मैं कोई भी स्पॉइलर नहीं दूंगा और हाँ, मैं इसका डेली वीडियो डालूंगा। माना मैं कुछ दिनों से गायब हो गया था, लेकिन अब मैं इसका डेली एपिसोड डालूंगा। तो प्लीज वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही लाइक कर देना और हाँ, कमेंट करना मत भूलना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत एक हॉस्पिटल को दिखाते हुए होती है, जहां पर एक बच्चे के पेरेंट डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर प्लीज हमारी बातों का जवाब दीजिए, क्या हमारा बेटा हेल्दी है या फिर नहीं। उन्हें देखकर डरते हुए पूछता है, क्या मैं आपका प्रोफेशन जान सकता हूँ। इस पे उस बच्चे के डैड बताते हैं, मैं सुमो रेसलर हूँ। अभी अभी मैंने जापान से इंटरनेशनल लेवल पर खेला था और उसमें मैं हाईएस्ट रैंक लेकर आया हूँ। वैसे क्या आप बताएंगे मेरा बेटा हेल्दी है या नहीं। ये सुनकर डॉक्टर गुस्से में डॉक्यूमेंट को फेंकते हुए कहता है, क्या आपको दिखाई नहीं देता वो हेल्दी है या नहीं। ये देखो, ये इतना मोटा हो चुका है कि अब ये बॉल बन गया है। लगता है ये जेनेटिक है। आप भी मोटे हो और आपकी पत्नी भी, इसी कारण से आपका बच्चा भी मोटा बन गया। इसका मेटाबॉलिज्म इतना अच्छा है कि ये कुछ भी क्यों ना खाए, सब कुछ फैट में बदलकर इसे मोटा बना देगा। ये इस जीवन में तो अपना वेट कम नहीं कर पाएगा और इसका वेट ऐसे ही बढ़ता रहा तो देख लेना, इस बच्चे को स्कूल में बच्चे बुली करेंगे। ये सुनकर वो बच्चा बहुत ज्यादा डर जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं अपना वेट लूज करके ही रहूंगा। अब वो बच्चा 7 साल का हो चुका है और उसका वेट 83 केजी है। वो बच्चा वेट कम करने के लिए ट्रेडमिल पर भाग रहा है, मगर इसका कोई भी फायदा नहीं होता। 9 साल तक पहुँचते पहुँचते उसका वेट 120 किलो हो चुका था। 11 साल का होते ही इसका वेट 180 केजी हो जाता है, मगर वो हार नहीं मानता, रेसिंग करता है, खाने में सिर्फ सैलेड खाता है, पहाड़ों पे चढ़ता है, वेट उठाता है और ऐसा वो सिर्फ वेट को कम करने के लिए कर रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक स्टूडेंट को क्लास में गेम खेलते हुए देखते हैं, जहां उससे एक लड़की कहती है, क्या तुम्हें टीचर से डर नहीं लगता। जिसपे वो कहता है, टीचर तो मुझे देख ही नहीं पाएगी क्योंकि मेरे आगे मेरा प्रोटेक्टर बैठा हुआ है और उसका प्रोटेक्टर कोई और नहीं बल्कि वही बच्चा होता है। वो बंदा इतना मोटा होता है कि उसके पीछे बैठने वाले सारे बच्चे टीचर को दिखाई तक नहीं देते। इस बच्चे को हम बिग डैडी के नाम से बुलाएंगे। इसका असली नाम शिन टियान है और ये अभी 16 साल का है और इसका वेट है 420 केजी। बिग डैडी अब क्लास से बाहर जाते हुए सोचता है, डॉक्टर की बोली हुई आधी बात सही थी। उनका कहना सही था कि मैं अपना वेट कभी कम नहीं कर सकता, मगर उन्होंने बोली होने वाला बात गलत कहा था। अब मेरे कुछ अच्छे दोस्त भी है, सब मुझे पसंद करते हैं, मुझे एग्जाम में उनके आगे बैठने के बदले ट्रीट्स देते हैं। बिग डैडी उनसे ट्रीट्स लेते हुए कहता है, मैं तुम्हें अपने दोस्तों की तरह देखता हूँ और तुम सब मुझे डैड की तरह ट्रीट कर रहे हो। तभी अचानक से बिग डैडी के फेस पर आकर जोरदार का बॉल लगता है और सामने से 2 बुली आते हुए कहते हैं, अच्छा तो तुम ही बिग डैडी हो जिसका इस स्कूल पर राज चलता है, चल अब जल्दी से पैसे निकाल कर दे। ये सुनकर बिग डैडी गुस्से में उन्हें घूरते हुए पूछता है, क्या कहा। जिसपे वो दोनों बोलते हैं, क्या तुझे सुनाई नहीं दिया, मैं तेरे से पैसे मांग रहा हूँ। ये सुनकर बिग डैडी आगे बढ़ता है और एक लड़की के हाथ से शॉर्ट पुट बॉल ले लेता है जो उसके हाथों में कंचे के बराबर दिखाई दे रही थी। वो उसे चलाकर फेंकता है जो सीधा जाकर फुटबॉल कोर्ट में लगता है और यहाँ पर हमें पता चलता है इस एरिया के सभी पुलिस को बिग डैडी हरा चुका है। इधर वो पुलिस बिग डैडी का ये रूप देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भागते भागते सीधा लिफ्ट के पास आकर रुकते हैं, जहाँ पर एक बुली कहता है, तुमने वहाँ पर कुछ किया क्यों नहीं, क्या तुम उससे डर गए थे। ये सुनकर दूसरा बुली बोलता है, मैं क्या ही कर लेता, वो बंदा बहुत ज्यादा मोटा है, ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी टैंक के बगल में खड़ा हूँ, मगर देख लेना आज रात मैं उसे मजा चखाने वाला हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है और हम रात का सीन देखते हैं जहाँ बिग डैडी जिम में प्रैक्टिस कर रहा था। फिर वो कहता है, मैंने सभी बच्चों से पूछा, उन्होंने बताया ये जिम में तब तक प्रैक्टिस करता रहता है जब तक जिम क्लोज नहीं हो जाता। ये सुनकर दूसरा बुली बोलता है, अगर ये पहले से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो फिर उसे रात रात भर प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत है। अगर हमने उसे भड़काया तो शायद इस बार हम अपने पैरों पर चलकर ना जा सके। ये सुनकर पहला बुली कहता है, मगर मैं इसे गुस्सा दिलाने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता हूँ, क्या हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। ये सुनकर उसका साथी बैग से बहुत सारे लॉक्स निकालता है और उसे गेट पर लगाकर वहाँ से जाने लगता है। जाने से पहले वो वहाँ पर सिगरेट बर्ड गिरा देता है। जिम के अंदर बिग डैडी अपना वेट नापने के लिए कुछ बॉल्स लेकर आता है, जहाँ वो देखता है कि उसका वेट 1 किलो बढ़ चुका है। ये देख वो रोने ही वाला था, तभी वो देखता है रूम में उसी सिगरेट के कारण से आग लग चुकी है। ये देखकर वो पैनिक करने लगता है। फिर वो जल्दी से भागकर अपने ऊपर पानी गिराता है और गेट को
तोड़कर बाहर भागता है, मगर तभी वो नीचे गिर जाता है। उसे लगता है कि उसका अंत आ चुका है। इसी के साथ उसकी आंखें बंद हो जाती है और जब उसकी आंखें खुलती है तब वो एक मिरर में अपनी परछाई देखता है और अपने आप को देखते ही रह जाता है। वो पहले से बहुत ही पतला हो चुका था। उसे इस बात पर बिलीव ही नहीं होता। तभी उसे ध्यान आता है यहाँ पर तो आग लगा था और वो नेकेड भी खड़ा हुआ है। ये देखकर वो पास में पड़े एक फ्लैग को देखता है और उसे लपेट कर भागना शुरू कर देता है। जो भी रास्ते में उसे देख रहा था वो उसे देखते ही रह जाता है। लड़कियां तो उसकी दीवानी हो जाती है। ये देखकर वो सोचता है ये कितना ज्यादा एम्बैरेसिंग है और ये पास्ट की तरह क्यों दिखाई दे रहा है। पहले बॉयज मेरे पीछे पड़े हुए थे और अब ये गर्ल्स। दूसरी तरफ डॉक्टर को पता चलता है अब से बिग डैडी उससे चेकअप करवाने नहीं आएगा क्योंकि वो बीमार पड़ चुका है। ये सुनकर डॉक्टर हैरान होते हुए कहता है क्या ऐसा वायरस बना भी है जो उसके जैसे इंसान को इन्फेक्ट कर दे। उसके बाद वो सर्च मारने लगता है क्या अब ह्यूमंस मरने वाले हैं इस नए वायरस से। अब सीन शिफ्ट होता है और हम बिग डैडी को घर पर देखते हैं जहां वो टीवी पर देखकर डांस कर रहा था। मगर उसे हैरानी तब होती है जब उसे पता चलता है वो सभी डांस के फॉर्म को इजीली परफॉर्म कर पा रहा है। अब उसकी बॉडी भी बहुत ही लाइट हो गई थी और उसका फेस पहले से बहुत ही लाइट फील हो रहा था। गर्ल्स को वो अट्रैक्टिव दिखने लगा है। फिर वो मनी मन सोचता है क्या मैं वेट कम करने के बाद इतना ही सुंदर दिखता। चलो अब मुझे भूख लग गई। हाँ मगर आज मुझे इतना भूख क्यों लग रहा है। मैं ऑलरेडी 5 बार खा चुका हूँ। पहले मैं जंक फूड खाने से भी डरता था मगर अब मैं इसके मजे ले सकता हूँ। नेक्स्ट डे वो डॉक्टर के पास जाता है जहाँ डॉक्टर उसकी पुरानी फोटो देखते हुए कहता है मतलब तुम बॉल की तरह दिखते थे मगर तुम अचानक से एक ही दिन के अंदर पतले हो गए ये कहना चाहते हो ना। ये सुनकर बिग डैडी हाँ में जवाब देता है जिसपे डॉक्टर परेशान होते हुए कहता है तुम मेरे से मजाक कर रहे हो ना। चलो कोई नहीं पहले तुम्हारा फुल बॉडी चेकअप कर लेते हैं। 2 घंटे तक चेकअप होने के बाद डॉक्टर कहता है मैं ये बोलना तो नहीं चाहता मगर इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है तुम अब हेल्दी बन चुके हो। ये सुनकर बिग डैडी चिल्लाते हुए पूछता है आपका क्या मतलब। पता भी है जब से मैं पतला हुआ हूँ तब से मुझे भूख लगे जा रही है। मैंने मेडिकल चेकअप में इतने पैसे वेस्ट कर दिए ताकि आप मुझे बता सके कि मैं हेल्दी हो चुका हूँ। इससे अच्छा तो मैं कुछ खरीद के खा लेता। जिस पे डॉक्टर कहते हैं क्या इसमें मेरी गलती है। अभी अभी तुमने मेरे 20 साल के एक्सपीरियंस को फेल कर दिया है। ये सुनकर बिग डैडी अब हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है और बाहर जाते हुए सोचता है फालतू में ही मैंने मेडिकल चेकअप करवा लिया मेरे पैसे फालतू में वेस्ट हो गए। तभी अचानक से उसका ध्यान रोल रैप पर जाता है और उसके मुंह से पानी गिरने लगता है। फिर वो सोचता है ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पेट के अंदर एक ब्लैक होल बन चुका है। तभी उसका ध्यान उसके पास की चीजों पर जाता है और ये देखकर वो अपने मुंह पर हाथ रखते हुए भागते हुए सोचता है मुझे इतना भूख लगा है कि मेरे मुंह से अपने आप ही पानी निकल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स खुद ही को खा लेंगे। ऐसा फील हो रहा है जैसे मैंने महीनों से कुछ भी नहीं खाया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा और शायद मैं इंसानों को भी खाना शुरू कर दूं। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा हुआ है। वो जल्दी से भागते हुए KFC जाता है। स्टाफ उसे देखकर ब्लश करते हुए पूछती है कि आपको कुछ चाहिए। तो वो कहता है मुझे एक चिकन टेंडर, एक टैको फ्रेंच फ्राई कॉम्बो, द ओरलियन फ्रेंच फ्राइज कॉम्बो, एन एक्स्ट्रा टेस्टी क्रिस्पी बर्गर, फ्रेंच फ्राइज कॉम्बो, द न्यू ओरलियन बर्गर, एक ड्रैगन ट्विस्टर, अ सुपर टैको चिकन टेंडर लंच, एक चिकन ट्विस्टर टेंडर लंच बॉक्स, एक स्पाइसी बर्गर, उबले हुए अंडे, कोला, अ चिकन बर्गर, द चिकन बर्गर हॉट विंग्स, बहुत सारे ड्रिंक्स और सभी टाइप के बकेट मील। और हाँ इन सभी चीजों को 2-2 प्लेट लगा दो। फिर वो उन सभी को खाने के बाद वापस से ऑर्डर करने जाता है। उसके बाद फिर ऑर्डर करता है मगर जब उसका मन नहीं भरता तब वो स्टोर के सभी चीजों को खरीद कर घर ले आता है। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बिग डैडी जब छोटा बच्चा हुआ करता था। जब उसने पहली बार बर्गर टेस्ट करा था वो कहता है मॉम ये तो काफी अच्छा टेस्ट कर रहा है, आखिर ये है क्या। ये सुनकर मॉम स्माइल करते हुए कहती है अगर तुम्हें पसंद है तो जितना मर्जी उतना खा लो। तभी उसके डैड उसके पास आकर कहते हैं तुम खा सकते हो मगर याद रखना इसका नाम जंक फूड है। ये सुनकर वो उसके बाद से बर्गर कभी नहीं खाता क्योंकि वो वेट लूज करना चाहता था। यही बात याद करके वो प्रेजेंट में रो रहा था। उसे इस बात का अफसोस था कि वो इतने टेस्टी फूड से दूर रहा था। फिर वो सोचने लगता है मेरा पेट भर चुका है मगर फिर भी मैंने इतना सारा सामान खरीद लिया, वहाँ की सभी स्पेशलिटी मैं लेकर आ चुका हूँ। मेरे हंगर को देखते हुए मेरे पास जो खाना है वो सिर्फ एक ही दिन चल पाएगा। उसके बाद वो जाता है वेट लूज की मेडिसिन लेने। वो एक जग में मेडिसिन लेकर पीने जा रहा था और सोचता है मेरा एपेटाइट बढ़ चुका है इसीलिए मुझे अब
वेट लूज पर ध्यान देना चाहिए। तभी अचानक से उसके हाथ में रखा हुआ जग गर्म हो जाता है और उसके बॉडी पर गर्म पानी गिर जाता है। मगर हैरानी की बात ये थी कि बिग डैडी को गर्म पानी से फर्क ही नहीं पड़ता और उसे समझ नहीं आता। जब वो ठंडा पानी लेकर आया था तब वो गर्म कैसे हो गया। उसने तो स्टोव पर भी पानी नहीं चढ़ाया था। उसके बाद वो अपने हाथों को थर्मामीटर से चेक करता है मगर वो थर्मामीटर टूट जाता है। फिर वो दूसरे थर्मामीटर से चेक करता है तब उसके हाथ का टेम्परेचर 230 डिग्री सेल्सियस बताता है। ये देखकर वो डरते हुए स्कूल की 3 दिन की छुट्टी ले लेता है ताकि वो अपने बॉडी पर अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट कर सके, जिससे उसे पता चलता है उसका हाइट 220 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर हो चुका है। उसका वेट 480 केजी से 62 केजी हो चुका है और उसका एपेटाइट अब 20 गुना बढ़ चुका है। खाना खाने के बाद उसके हाथ गर्म हो जाते हैं तो शायद यही हाथ उसके कैलोरीज को बर्न करते हैं। उसके हाथ इतने गर्म हो जाते हैं कि उसके हाथ में पड़ा हुआ अंडा कुछ ही सेकंड में उबल जाता है और उसका हाथ आग में जलता तक नहीं है। मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अब उसके खाने का खर्च बढ़ चुका है, जिस कारण से उसके पास एक भी रुपए नहीं बचे। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं स्कूल में गर्ल्स किसी को देखकर ब्लश कर रही थी। दूसरी तरफ स्टूडेंट बात कर रहे थे कैसे बिग डैडी के जले हुए कपड़े जिम में पड़े हुए थे। शायद वो हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज्ड है, इसी कारण से वो स्कूल नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ एक बच्चा सोचता है बिग डैडी पूरे 8 दिन 5 घंटे और 32 मिनट से गायब है, मैं उसे बहुत ही मिस कर रहा हूँ। तभी उसकी नजर बिग डैडी पर पड़ती है जो बहुत ही पतला और हैंडसम बन चुका है। सभी लड़कियां उसे देखकर पागल हो रही थी। बिग डैडी सोचता है हैंडसम होने का फायदा तो है, लड़कियां मेरे आगे पीछे पागलों की तरह घूम रही है। तभी कुछ स्टूडेंट उसे घेर लेते हैं और पूछते हैं अबे तू है कौन। ये सुनकर वो हैरान होते हुए सोचता है क्या मुझे कोई भी पहचान नहीं पा रहा है। ये सुनकर मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है। मुझे लगा था मेरा ये ट्रांसफॉर्मेशन देखकर ये सब पागल हो जाएंगे और बहुत ही खुश होंगे, मगर ये तो मुझे पहचान ही नहीं पाए। तभी उसकी क्लासमेट आकर पूछती है क्या तुम वही हो जो कल रात मेरे सपने में आए थे। ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है मैं बिग डैडी शियान टियान हूँ, मगर उसकी बातों पर कोई भी बिलीव नहीं करता। ये देखकर वो उन सभी के कारनामे एक एक करके बताना शुरू कर देता है। ये सुनकर सबको भरोसा हो जाता है हाँ यही बिग डैडी है। लड़कियां तो उसे बात करते हुए देखकर बहुत ही खुश हो रही थी और बॉयज इस बात से परेशान थे कि अब सभी गर्ल्स बिग डैडी के पीछे पागल है, अब उन्हें कोई भी भाव नहीं देगा। उसके बाद हम क्लास का सीन देखते हैं जहाँ पर टीचर बताते हैं तुम्हारा दोस्त बिग डैडी एक एक्सीडेंट में फंस गया था, मगर हॉस्पिटल में स्किन ग्राफ्टिंग के बाद से वो सही हो चुका है, इसीलिए सब इसका ध्यान रखना। उसके बाद वो अपने सीट पर जाकर बैठ जाता है। अब टीचर लेसन स्टार्ट करते हैं। बिग डैडी के पीछे बैठने वाले बच्चे वीडियो गेम्स निकाल कर खेलने लगते हैं। गर्ल्स डांस प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है। कोई तो कैट से खेल रहा था तो कोई सो रहा था। ये देखकर एक लड़की वीडियो गेम्स वाले लड़के को टोकते हुए कहती है क्या तुम्हें डर नहीं है, टीचर को पता चल जाएगा। ये सुनकर वो कहता है उन्हें कैसे पता चलेगा, मेरे सामने तो बिग डैडी सेवियर बैठा हुआ है। मगर उसे इस बात का एहसास नहीं होता है कि अब टीचर उसे देख सकती है और उसकी बातें सुन सकती है। और जब उन सभी को इस बात का एहसास होता है तब वो सभी चुप हो जाते हैं और चुपचाप से अपने डेस्क पर रोते हुए बैठ जाते हैं और सोचते हैं हमारा फ्रीडम हमसे छीन लिया गया है, जिस तरह से एक बर्ड के नेस्ट को काट दिया जाता है। डांस करने वाली लड़की रोते हुए सोचती है मैं घर पर तो प्रैक्टिस नहीं कर सकती और यहाँ पर भी अब प्रैक्टिस करने का मौका चला गया। तभी बिग डैडी उसे हेलो बोलता है। उसका फेस देखकर वो खुश होते हुए हेलो बोलती है। दूसरी तरफ वही पुलिस डरे हुए थे। येलो बाल वाला कहता है बॉस मैंने सुना है बिग डैडी वापस से स्कूल में आ गया, लगता है अब तो हम मारे जाएंगे। ये सुनकर व्हाइट बाल वाला कहता है ये सब तेरी ही गलती है, तू मुझे वहाँ पर लेकर गया था, मुझे तो पता भी नहीं था जिम में आग लग जाएगी। जिस पे येलो बाल वाला कहता है बॉस पुरानी बातों पर मिट्टी डालो, आपको पता है ना हमने लॉक लगाया था, उसमें हम पकड़े जा सकते हैं, आपने कहा था हम उसे हंट करके मारेंगे, इसका मतलब क्या था। ये सुनकर वो गुस्से में कहता है ठीक है चलो उसे जान से मार देते हैं। उसके बाद वो दोनों बहस करते हुए लास्ट में बिग डैडी को मारने के लिए प्लान बनाते हैं, मगर येलो हेयर वाला डर जाता है। जिस पे व्हाइट बाल वाला कहता है इस बात को मत भूलना कि तुम मुझे वहाँ पर लेकर गए थे, अगर ये बात बिग डैडी को पता चला तो वो तुझे मार डालेगा, इसीलिए अब तुझे मेरा साथ देना ही पड़ेगा। और ऊपर से तूने देखा होगा अब वो पहले से कितना पतला हो चुका है, इसीलिए हमारे पास यही अपॉर्चुनिटी है उसे जान से मारने का। फाइट के टाइम वेट बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। अभी इसके सभी मसल जा चुके हैं तो ये हमारे पास अच्छा मौका है उसे हराकर इस स्कूल पर कब्जा करने का। चल अब तो मुझे फॉलो कर। व्हाइट बाल वाला उसे लेकर पहुंच जाता है एक खंडर बिल्डिंग के अंदर जहां पर गैंगस्टर भरे पड़े थे। हम गैंगस्टर के लीडर
लेटर को देखते हैं जिसके आंखों पर शैंक्स की तरह निशान बना हुआ था। वो उससे पूछता है, क्या तुम यहाँ पर हमें इसी रीजन से बुलाए हो? तभी शैंक कहता है, तुमने हमें यहाँ पर बुलाया है, अगर हमें अच्छा ऑफर नहीं मिला तो यहाँ से तेरी सिर्फ लाशें जाएंगी। जिस पे व्हाइट बाल वाला कहता है, मैं तुम सबको यहाँ पर फालतू में थोड़े ना बुलाऊंगा, बल्कि एक बहुत बड़ा इमरजेंसी आ चुका है, मैंने सबको इकट्ठा किया है बिग डैडी शियान टियान को मारने के लिए। ये सुनकर बॉस गिर जाता है और कहता है, चलो सब जाकर हॉटस्पॉट खाते हैं, हम इसीलिए तो यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। जिस पे शैंक कहता है, मगर बॉस हम तो क्रैब खाने वाले थे, मैं तो अपने साथ अपना चाकू भी लाया हूँ। ये सुनकर व्हाइट हेयर वाला बुली उसे बहुत मनाने का ट्राई करता है, मगर शैंक वहाँ से हिलने को तैयार ही नहीं था। फिर वो अपनी दुख भरी दास्तान बताते हुए कहता है, मैं एक बार एक स्टूडेंट को बुली कर रहा था, तभी पता नहीं कहाँ से वो बिग डैडी आ गया और मेरा ये हाथ फ्रैक्चर कर दिया। तभी ड्रैगन रोते हुए कहता है, उसका नाम मेरे सामने मत लो। फिर वो अपना शर्ट निकालते हुए बताता है, मैंने लास्ट टाइम अपने बॉडी पर ये ड्रैगन टैटू बनवाया था, उसी टाइम उस बिग डैडी ने मुझे दीवार से इतना घसीटा था कि ये टैटू मिट गया। ये सुनकर सभी रोते हुए अपनी अपनी दास्तान सुनाने लगते हैं, जिस पे व्हाइट हेयर वाला कुछ फोटोज को दिखाते हुए कहता है, अब बिग डैडी पहले वाला नहीं रहा, एक बार अपनी आंखें खोल कर देखो, एक बार अपनी आंखें खोल कर इस फोटो को देखो। शैंक डरते हुए उस फोटो को देखता है और हैरानी से कहता है, ये सुंदर सा एंजल कौन है? तब बुली उसे बताता है, यही तो बिग डैडी है, जब हमने इसे आग में जलाया था तब इसने सर्जरी करवा लिया, जिस कारण से इसका वेट अब बहुत ही कम हो गया है। अब तुम सबको क्या लगता है, हमें इसे खत्म करना चाहिए? जिस पे शैंक कहता है, हाँ अब हम ट्राई कर ही सकते हैं, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? तब बुली कहता है, हाँ बिल्कुल, हम एक साथ गैंग में जाएंगे और इसे कूट देंगे, मगर उससे पहले हम एक अच्छा सा प्लान बनाएंगे। अब सीन शिफ्ट होता है और हम येलो बाल वाले को देखते हैं जिसका नाम मिंग है। वो ट्रैप के नाम पर एक लव लेटर रखने जाता है बिग डैडी के डेस्क पर, मगर वहाँ जाकर वो देखता है पहले से ही ना जाने कितने लेटर्स रखे हुए थे। ये देखकर वो उन सभी लेटर्स को एक बोरी में भर के जलाने के लिए जाने लगता है। 10 मिनट बाद जब बिग डैडी क्लास में आता है तब वो उस लेटर को पढ़ता है और पढ़ के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कुछ देर बाद वो एक जगह पे पहुंचता है जहां सभी पुलिस उसे मारने के लिए उसका वेट कर रहे थे। व्हाइट हेयर वाला कहता है, कैसा लगा तुझे मेरा प्लान? तू तो यहाँ पर एक लड़की से मिलने आया था और हमें देखकर शॉक हो गया ना, आज तेरा मरने का दिन है। ये सुनकर बिग डैडी गुस्से में कहता है, मैं लेटर पढ़ के ही समझ गया था ये किसने लिखा था, क्या तुम सब मरने के लिए रेडी हो? तुम सबको मार खाए बहुत दिन हो गए ना। ये सुनकर बुली गुस्से में कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमसे ऐसे बात करने की? तुझे क्या लगा हम डर जाएंगे? फिर वो अपने साथी को देखता है जो कि धीरे धीरे पीछे हट रहे थे। फिर वो सब कहने लगते हैं, बिग डैडी तुम कैसे हो, हम तो बस यहाँ से गुजर रहे थे। उसके बाद वो व्हाइट हेयर वाले बुली के मुंह पर हाथ रख के उसे चुप करवाने लगते हैं। ये देखकर बिग डैडी सोचता है, मुझे हल्का इन्हें डरा देना चाहिए ताकि ये मेरे से पंगा लेने के बारे में सोचे नहीं। उसके बाद वो दीवार पर एक पंच मारता है, मगर तभी उसके हाथ में फ्रैक्चर आ जाता है और उसके हाथ से ब्लड निकलने लगता है। ये देखकर वो रोते हुए सोचता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्या फैट के साथ साथ मेरा स्ट्रेंथ भी बॉडी से चला गया? क्या अब मैं एक कमजोर इंसान बन के रह गया हूँ? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इधर शैंक सोचता है, अगर ये पहले वाला बिग डैडी होता तो ये दीवार तो अब तक टूट चुका होता। उसके बाद वो व्हाइट हेयर वाले को टेस्ट करने के लिए भेजता है। ये सुनकर व्हाइट हेयर वाला आगे बढ़ते हुए कहता है, बॉस हम आपसे पंगा कैसे ले सकते हैं, चलो हाथ मिलाकर इस मामले को खत्म करें। फिर वो मनी मन सोचता है, जैसे ही मैं इससे हाथ मिलाऊंगा वैसे ही मैं इसका हाथ कुचल दूंगा। इधर बिग डैडी सोचता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मेरा टेस्ट लेना चाहता है। तभी वो नोटिस करता है उसके हाथ से हीट निकल रहा है। ये देखकर वो उससे हाथ मिलाता है। हीट के कारण से उस बुली का हाथ जलने लगता है, इसी कारण से वो तेजी से चिल्लाता है। ये देखकर सभी पुलिस डर के भाग जाते हैं। इधर बिग डैडी सोचता है, आखिर मुझे क्या हो रहा है, मुझे चक्कर सा आ रहा है, मुझे बहुत ही भूख लगा है। ये कहते हुए वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसके हाथ में कुछ तो था जो कि चमक रहा था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर एक मोटा बच्चा जिसका नाम बॉम है वो बुली से माफी मांग रहा था क्योंकि वो उनका खाना टाइम पर नहीं लाया था। फिर वो पूछता है, क्या तुम मुझे पैसे दोगे इसके लिए? ये सुनकर बुली दीवार पे पंच मारता है, जिस कारण से बॉम डरते हुए कहता है, बॉस आपको पे करने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं सब देख लूंगा। वो पूरे 3 सालों तक सिर्फ इसी कारण से बुली होता रहा क्योंकि वो मोटा है। उसका पॉकेट मनी महीना स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाता था। वो पैसे गिनते हुए जा रहा था, तभी ड्रैगन उसे घेर लेता है
और चाकू से डराते हुए कहता है, ओए मोटे चल जल्दी से पैसे निकाल दे, मुझे क्रैब खाना है, तू क्या ही करेगा इन पैसों का। तभी वहाँ पर बिग डैडी आ जाता है जो उसे एक ही पंच में उड़ा देता है। उसके हाथ उसे दीवार से घसीट देता है जिस कारण से उसका टैटू मिट गया था। उसके बाद बिग डैडी और बॉम एक किनारे बैठकर सनराइज को देख रहे थे जहाँ बॉम उसे थैंक्स कहता है। तब बिग डैडी कहता है, मैं तो बस गुजर रहा था और हाँ थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए, मैंने आज तक एक भी स्टूडेंट को नहीं देखा जो मोटा भी हो और दूसरों से बुली भी ना होता हो। ये सुनकर बॉम चिल्लाते हुए कहता है, मैं थोड़े ना बुली होना चाहता हूँ, मैं भी आपकी तरह स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ, मैं इतना बुली हूँ कि मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं है। ये सुनकर बिग डैडी कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें 1 महीने तक फुल खाना खिलाऊंगा। उसके बाद बॉम का खर्चा बिग डैडी देखने लगता है, मगर बहुत सारा खाना खाने के बाद भी बॉम का वेट नहीं बढ़ता। मगर वो बिग डैडी के कहने पर उन्हीं बुलिस को फाइट के लिए चैलेंज करता है। ये देखकर बुलिस भी उसे गुस्से में मारने के लिए बढ़ते हैं। तभी उसका एक साथी रोकते हुए कहता है, बॉस बॉस उस मोटे के पीछे देखो, उसके पीछे बिग डैडी खड़ा हुआ है, आपको नहीं पता मगर ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए इससे पहले कि ये हमें खत्म कर दे। ये सुनकर वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। बॉम को लगता है कि पुलिस उससे डर के भाग गए। उसके बाद से उसे कोई भी बुली नहीं करता, मगर उसे दुख इस बात का था कि उस दिन के बाद से बिग डैडी दिखाई नहीं दिया। उसे लगने लगा था वो एक एंजल था जिससे वो आज भी मिलने की ख्वाहिश रखता है। अब हम देखते हैं बिग डैडी अपने आप को एक अजीब से एनवायरनमेंट में पाता है। उसके सामने एक फिगर खड़ी थी। पूछने पर उस फिगर ने बताया कि वो उसकी सोल का पार्ट है जो हजारों साल से उसके अंदर ही था। ये सुनकर बिग डैडी थोड़ा चिढ़ते हुए उस फिगर को देखता है। ये देखकर वो फिगर कंप्लेन करते हुए कहता है, हजारों साल बाद हमारी बात हो रही है, इसीलिए वो मेरा मूड खराब ना करे। मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि तुम मरने वाले थे। चलो अब मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। उसके ये कहते ही बिग डैडी की आंखें खुल जाती है और वो देखता है उसके मुंह में एक लड़की कोल्ड ड्रिंक डाल रही है। ये देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। तब वो लड़की उससे माफी मांगते हुए बताती है, मैं वही हूँ जिसने तुम्हें स्कूल में बताया था कि तुम मेरे सपने में आते हो। मैंने तुम्हें गली में बेहोश देखा था और मैं 119 को कॉल करने वाली थी, तभी तुम्हारा बॉडी हिलने लगा, इस कारण से मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आ गई। मैंने नोटिस किया जैसे ही खाने का नाम लिया जाता है वैसे ही तुम्हारी बॉडी मूव करने लगती है, इस कारण से मैं तुम्हारे मुंह में कोक डाल रही थी और ऐसा करते ही तुम होश में आ गए। ये सुनकर बिग डैडी उसे थैंक्स बोलते हुए कहता है, अगली बार तुम्हें कोई बुली करेगा तो उसे मेरा नाम बता देना और आज का ट्रीट मेरी तरफ से। अब मैं चलता हूँ। ये सुनकर वो लड़की चिल्लाते हुए कहती है, बिग डैडी अगली बार तुम भूखे मत रहना, तुम प्रॉपर मील खाया करो। ये सुनकर बिग डैडी ब्लश करने लगता है। तभी वो लड़की कहती है, प्लीज मुझे वीचैट पर ऐड कर लो। अब सीन शिफ्ट होता है और हम बिग डैडी को देखते हैं जो रात को अपने घर के डोर पर पहुँचता है जहाँ पर उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। यही सेम आवाज उसे तब भी सुनाई दी थी जब जिम में आग लगा था। वो सोचता है मैं तो अपने घर में अकेला रहता हूँ, आखिर यहाँ पर कौन हो सकता है। और जब वो अंदर जाता है तब अचानक से उसके कपड़े चीरते हुए एक स्पिरिट बाहर आती है। ये वही स्पिरिट होती है जो उसके सपने में आई थी। ये देखकर बिग डैडी बहुत ही शॉक्ड होता है और सोचता है ये मुझे मानवा का सीन क्यों लग रहा है। उसके बाद वो गुस्से में एक डंडा उठाता है और कहता है, अबे तू जो भी है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे जल्दी से 3 सेंटेंस में बता तू यहाँ पर क्या कर रहा है, नहीं तो मैं तुझे धो दूंगा। मेरे लिए तुझे मारना कोई बड़ी बात नहीं है। ये सुनकर स्पिरिट कहता है, मैं कौन हूँ, मैं आग से पैदा हुआ हूँ और आग में रहता हूँ और मैं हमेशा से तुम्हारे साइड रहता आया हूँ। मेरा नाम जोंगली है, मैं तुम्हारे साथ हजारों सालों से हूँ। ये सुनकर बिग डैडी गुस्से में कहता है, तुमने 3 सेंटेंस से ज्यादा बोल दिया मगर अभी भी तुमने क्लियर नहीं किया, आखिर तुम क्या चीज हो। ये सुनकर स्पिरिट कहता है, तुम्हारे अंदर पेशेंस नाम की चीज ही नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हमेशा से मैंने देखा है कैसे तुम पिछले कुछ दिनों से मिरर के सामने डांस कर रहे हो। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पास्ट लाइफ में था, उस लाइफ में तुम मेरी वाइफ थी। ये सुनकर बिग डैडी हल्का डर जाता है और तेजी से हिट कर देता है जिस कारण से वो स्पिरिट दूर जाकर गिरता है और डरते हुए कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो, हम बात करके सबको शॉर्ट आउट कर सकते हैं। मैं खुद बहुत ही शौक में हूँ ये देख करके तुम एक लड़के हो। पिछले जन्म में तुम बहुत ही स्वीट हुआ करते थे और स्वीटी वर्ड
वर्ड सुनते ही बिग डैडी को कुछ याद आने लगता है। उसे याद आता है कैसे ये स्पिरिट पिछले जन्म में उसे बहुत ही प्यार करता था और वो जंग में जाने से पहले उसे बहुत सारा गोल्ड देता है, मगर स्वीटी उसे भाव तक नहीं देती और स्पिरिट के जाते ही वो खुशी से एक कबोर्ड खोलती है जिसके अंदर उसका लवर छुपा हुआ था। फिर वो कहती है वो बेकार इंसान चला गया, जिस पे उसका लवर कहता है चलो इन पैसों से हम शॉपिंग चलते हैं। फिर दोनों किस करने लगते हैं। ये बात याद करके बिग डैडी काफी शॉक्ड होता है। तब स्पिरिट उससे पूछता है स्वीटी क्या तुम्हें कुछ याद आया। बिग डैडी सोचने लगता है ये बंदा कितना बड़ा बेवकूफ है। फिर स्पिरिट कहता है तुम्हारे बॉडी का वेट कम हो गया है और तुम्हें अपने हाथ में गर्म फील हो रहा होगा, उसमें से स्मोक भी निकलता होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरा फ्लेम अभी भी तुम्हारे बॉडी के अंदर है। मैं सबसे ओल्डेस्ट फायर कल्टीवेटर हूँ और मुझे फायर गॉड के नाम से जाना जाता है। मैं पास्ट में एक माउंटेन के गिरने के कारण से उसके नीचे दब के मर गया था। गाँव वालों ने मेरी बॉडी तुम्हारे पास पहुँचा दी और मैंने मरने से पहले अपने फ्लेम्स को तुम्हारे अंदर डाल दिया ताकि तुम फायर के अंदर जाने के बाद भी ना मरो, ना ही तुम्हें कुछ हो। मैं तुम्हें फ्लेम से बचाते आया हूँ मगर तुम्हें इन शक्तियों का सही से यूज करना नहीं आया। मेरी स्वीटी के बॉडी से एनर्जी बहुत जल्दी बर्न होने लगा मेरी फ्लेम्स के कारण से, जिस कारण से उसे बहुत भूख लगता है। वो मिट्टी भी खाने लगी थी। गाँव में अकाल पड़ा जिस कारण से मेरी स्वीटी 3 महीने तक ही जिंदा रह पाई। उसके बाद वो भूख से मर गई और इसमें मेरी ही गलती थी। ये सुनकर बिग डैडी कहता है उदास होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तुमसे कभी भी प्यार नहीं करती थी। ये सुनकर स्पिरिट कहता है मगर मैं उसे मिस करता हूँ, उसके पास काफी अच्छी बॉडी हुआ करती थी। ये कहते हुए वो उसके पास आने लगता है। तब बिग डैडी गुस्से में कहता है तुम्हें ऐसे बात करते हुए मेरे करीब आने की जरूरत नहीं है, नहीं तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। ये सुनकर वो खुश होते हुए कहता है इतने साल बीत गए और तुम्हारे कितने जन्म हुए मगर तुम कभी भी आग में नहीं जले, मगर इस जन्म में तुम पहली बार आग में जले हो। ये सुनकर बिग डैडी गुस्से में कहता है तुम्हारी बातें सुनकर मेरा मन कर रहा है मैं तुम्हें पंच मार दूं। तब स्पिरिट कहता है मैं अचानक से जग गया, इस कारण से तुम्हारा बॉडी वेट कम हो गया और तुम्हारा बॉडी एक भट्टी बन के रह चुका है। ये सुनकर बिग डैडी फ्रस्ट्रेट होते हुए पूछता है क्या तुम मुझे वापस से नॉर्मल नहीं कर सकते हो। जिसपे वो स्माइल करते हुए कहता है ऑफ कोर्स मैं कर सकता हूँ मगर मैं उस टेक्निक को भूल चुका हूँ क्योंकि हजारों साल बीत चुके हैं। ये सुनकर बिग डैडी उसे मारने लगता है। तभी अचानक से वो गिर जाता है और उसे याद आता है उसने 2 घंटों से कुछ भी नहीं खाया। ये देखकर स्पिरिट पूछता है अब तुम्हें क्या हुआ। जिस पे बिग डैडी चिल्लाते हुए कहता है जल्दी से जाओ और टेबल पे रखा हुआ खाना लेकर आओ, नहीं तो मैं भूख से मर जाऊंगा। अब तो मुझे धुंधला सा दिखने लगा है और मेरे बॉडी में हल्का सा भी जान नहीं बचा। और ये सीन यहीं पर शिफ्ट होता है। अब हम देखते हैं बिग डैडी भर भर के खाना खा रहा था और कहता है मैं वापस से जिंदा हो गया हूँ। ये रामेन का ब्रोथ तो बहुत ही बढ़िया था, इसमें भर भर के ऑयल और सॉल्ट था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पेट के अंदर कैलोरीज तैर रही है। ये देखकर स्पिरिट कहता है तुम तो काफी ज्यादा खुश दिख रही हो। जिस पे बिग डैडी कहता है हाँ बिल्कुल, ये रामेन था ही इतना टेस्टी, इसी कारण से तो मैं जिंदा हूँ। और हाँ अगर मैं किसी दिन भूख से मर गया तो इसमें तुम्हारी गलती होगी। ये सुनकर स्पिरिट कहता है स्वीटी मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। ये सुनकर बिग डैडी गुस्से में कहता है मुझे इस घटिया नाम से बुलाना बंद करो। क्या हम हस्बैंड वाइफ ना होकर भाई भाई हो सकते हैं? भाई नहीं तो बाप बेटा तो बनी जाते हैं। अगर तूने एक और बार मुझे स्वीटी बोला तो मैं तुझे अपने बच्चों का कुत्ता कहूंगा। तूने एक बार भी ये वर्ड बोला तो। ये सुनकर स्पिरिट कहता है ठीक है मैं तुम्हें आज से भाई बोलूंगा। उसके बाद बिग डैडी एक कोने में बैठकर स्पिरिट द्वारा बताए हुए इन्फॉर्मेशन को सुन रहा था। अब बिग डैडी का एपेटाइट 20 गुना बढ़ चुका है, यानी अब उसे 20 गुना खाना पड़ेगा। अगर वो एक बार का खाना भी सिर्फ 7 युआन में खाता है तब भी उसका खाने का खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और मेरे पेरेंट्स अभी सूमो रेसलर है जो अभी दूसरे देश गए हुए हैं, इसी कारण से मुझे अभी पैसों की तंगी है। और अगर मैंने उन्हें बताया भी मुझे खाने के लिए पैसों की जरूरत है तब भी वो मेरी बातों पर बिलीव नहीं करेंगे। मुझे खाना चाहिए, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए होंगे। अब मैं क्या करूँ? मुझे तो अब डर लगने लगा है। अब मुझे अपने खाने के पैसे खुद ही निकालने पड़ेंगे। मुझे एक फूड ब्लॉगर बन जाना चाहिए, मगर उससे पैसे जब तक आएंगे तब तक तो मैं भूख से मर जाऊंगा। मुझे बिलीव नहीं हो रहा इस दुनिया में जहाँ पर हर तरफ खाना ही खाना है फिर भी मैं भूख से मर जाऊंगा। तभी स्पिरिट उसे बताता है तुम्हारे पॉकेट में कुछ चीज चमक रहा है और उसमें से आवाज आ रहा है। ये सुनकर बिग डैडी अपना फोन चेक करता है जहाँ पर उसी लड़की ने मैसेज किया था जिसने उसकी जान बचाई थी। वो कहती है क्या तुम मुझे स्कूल के बाहर मिल सकते हो, मुझे कुछ बात करनी है, इसके बदले मैं तुम्हें ट्रीट भी दूंगी। ये सुनकर बिग डैडी खुशी खुशी मान जाता
जाता है ताकि उसे फ्री का खाना मिल सके। इसके बाद वो भाग कर जाने लगता है। ये देखकर स्पिरिट पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो? तब वो बताता है मैं सर्वाइवल के लिए भाग रहा हूँ। अब हम बिग डैडी को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ बिग डैडी सिर्फ खाना खाए जा रहा था और कहता है मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें इतनी रात को बुला लिया। अब तुम मुझे बता सकती हो आखिर तुम्हें कौन कौन बुली कर रहा है और मैं उसे सबक सिखाऊंगा। तब वो कहती है ऐसी बात नहीं है, बल्कि मैं चाहती हूँ तुम मेरे घर आओ। मेरी फैमिली एक जिम चलाती है और मैं तुम्हारा एक प्रमोशनल वीडियो बनाना चाहती हूँ बिफोर द जिम और आफ्टर द जिम। मैं तुम्हें इसके बदले कुछ भी दे सकती हूँ। ये सुनकर बिग डैडी कहता है मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुम सिर्फ मुझे खाना खिलाते रहना। ये सुनकर वो लड़की कहती है नहीं नहीं, मैं तुम्हारा फ्री में एडवांटेज नहीं ले सकती हूँ। जिस पे बिग डैडी बोलता है तुम्हें हेसिटेट करने की जरूरत नहीं है, तुम मेरा एडवांटेज ले सकती हो। अब सीन शिफ्ट होता है और हम बिग डैडी को देखते हैं जहाँ पर वो अपने एक बिलबोर्ड के सामने खड़ा हुआ था जिसमें उसकी मोटापे वाली फोटो थी। वो कहता है मेंबरशिप लीजिए और मेरे जैसा पतला हो जाइए। ये सुनकर लोगों की भीड़ लग जाती है और सभी मेंबरशिप लेने के लिए पागल हो जाते हैं। ये देखकर वो लड़की जिसका नाम सू है वो सोचती है इतने सारे लोग, ऐसा लग रहा है जैसे सारी दुनिया की लड़कियां यहाँ पर इकट्ठा हो गई हो। वैसे ध्यान से देखा जाए तो आधी लड़कियां ही साइन अप करवा रही है, आधी तो सिर्फ बिग डैडी के आगे पीछे घूम रही है। दूसरी तरफ एक लड़की बिग डैडी से कहती है क्या तुम मेरे पर्सनल ट्रेनर बन सकते हो? जिस पे बिग डैडी कहता है पर्सनल ट्रेनर बनने के लिए मैं रेडी नहीं हूँ, फिर भी अगर तुमने साइन अप करवा लिया है तो मैं तुम्हें गाइड कर सकता हूँ। ये सुनकर वो लड़की जल्दी से सू के पास जाकर 3 साल का मेंबरशिप मांगती है। इधर दूसरी लड़की बिग डैडी से कहती है क्या मैं तुम्हारे बॉडी को टच कर सकती हूँ ताकि मुझे पता चले आखिर फिजिकल फिटनेस क्या होता है। ये सुनकर बिग डैडी उसे अपने पास खींचते हुए सोचता है ये चीज तो मैं पहले भी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। पहले बॉयज मेरे आगे पीछे घूमते रहते थे और मुझे बिग डैडी कहा करते थे। वो लड़की भागते हुए सू के पास आकर 5 साल का मेंबरशिप ले लेती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम सू को देखते हैं जो कहती है बॉस बॉस आपको क्या कहना है, आपके वजह से आज हमने 300 लड़कियों को साइन अप करवा लिया है। तब बिग डैडी कहता है इस मेन्यू में जो भी लिखा हुआ है उसका 5-5 प्लेट मंगवा दो। ये सुनकर सू पूछती है क्या तुम वापस से वेट गेन करना चाहते हो? और वो सोचने लगती है ऐसे तो मेरे बहुत सारे पैसे खर्च हो जाएंगे, मुझे लगा था खाना खिलाना बहुत ही सस्ता पड़ेगा। फिर बिग डैडी कहता है बाकी का पैक कर दो और हाँ मुझे एक प्राइवेट फिटनेस रूम बुक करवाना पड़ेगा जहाँ पर बहुत कम लोग हो ताकि मैं अपने बॉडी को ट्रेन कर सकूं। उसके बाद वो मनी मन सोचता है खाने की चिंता तो खत्म हो गई और मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। अब हमें पता चलता है जिस स्कूल में बिग डैडी पढ़ता है वहाँ पर फाइट के मामले में 2 बंदे सबसे आगे आते हैं जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। पहला तो बिग डैडी और दूसरा एक बंदा है जो कि स्टूडेंट नहीं है बल्कि वो स्कूल का डीन है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम डीन को देखते हैं जिससे एक लड़की माफी मांगते हुए कहती है प्लीज आज आप मुझे स्कूल में एंट्री दे दो, मेरी नींद लग गई थी इसी कारण से मैं लेट हो गई। ये सुनकर डीन उस लड़की का टाई सही करते हुए कहता है भले ही तुम लेट हो गई मगर तुम्हें अपना पेरेंट्स सही रखना चाहिए तभी मैं तुम्हें एंट्री दूंगा, मगर तुम लेट आई हो इसीलिए तुम्हें सजा तो मिलनी चाहिए, मगर तुम मेरी प्रीसियस स्टूडेंट हो इसीलिए आज मैं तुम्हें जाने देता हूँ। ये डीन 28 साल का है और अपने लाइफ में कभी भी नहीं हंसा है, तभी उसे व्हाइट बाल वाला दिखता है जिसे देखकर डीन कहता है ओए बच्चे इधर आ, तुझे पता है ना 10 बज चुका है और तू इतना लेट स्कूल में कैसे आया और तेरे राइट हैंड को क्या हुआ है? ये सुनकर बुली चिल्लाते हुए कहता है मुझे अंदर जाने दो, मैं गिर गया था इसी कारण से चोट लग गई। जिस पे डीन कहता है नहीं ये तो जलने का निशान है, अब ये बता ये कैसे हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तू फाइट करके आ रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे प्रीसियस स्टूडेंट को हर्ट किया है। डीन लगभग 4 साल पहले लेजेंड बना था, अब उसे लेजेंड क्यों कहा जाता है और 4 साल पहले क्या हुआ था? अब हमें 4 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहां डीन क्लास में बच्चों का एग्जाम ले रहे थे। तभी वो देखते हैं कि एक बुली चीटिंग कर रहा है। ये देखकर वो उसका पेपर ले लेते हैं। टीचर को देखकर बुली गुस्से में उनका कॉलर पकड़ते हुए कहता है आखिर तू होता कौन है मेरा पेपर लेने वाला, क्या तुझे पता भी है मैं कौन हूँ? ये सुनकर डीन कहते हैं मैं वापस से बातों को रिपीट करता हूँ, एक स्टूडेंट एग्जाम के टाइम पर चीटिंग नहीं कर सकता मतलब नहीं कर सकता। तब बुली मनी मन सोचता है इसका ग्रिप तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इससे ग्रिप को
मैं तोड़ नहीं सकता। ये सोचकर वो गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। डीन मनी मन सोचते हैं मुझे समझ आ रहा है आखिर इसके अंदर इतना गट्स कहाँ से आया है। ये एक बुली है और इसका भाई इस एरिया का गैंगस्टर है, इसी कारण से ये इतना शाना बन रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम डीन को देखते हैं जो स्कूल में एग्जाम लेने के बाद घर जा रहे थे। तभी कुछ गुंडे वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं अगर तू नहीं चाहता ये स्कूल गेट खून से भर जाए तो तू हमारे साथ चल। ये सुनकर डीन भी चुपचाप उनके साथ जाने लगते हैं। गुंडे उन्हें स्कूल से बाइक पर लेकर जा रहे थे और उस टाइम पर 8 बज रहे थे। कुछ बच्चे भी इस बात को नोटिस करते हैं और जल्दी से पुलिस को रिपोर्ट कर देते हैं। 9:10 पर पुलिस एक खंडर से फैक्ट्री में पहुंच जाती है जहां उन्हें इन्फॉर्मेशन मिला था कि डीन को किडनैप करके वहां पर ले गया गया था। और जब पुलिस अंदर जाती है तब वो बहुत ही शॉक्ड होती है। पूरा फ्लोर खून से भरा हुआ था। टोटल 23 बंदे जमीन पे पड़े हुए थे जिनमें से 18 बंदों के फ्रैक्चर आ गए थे, 3 तो सीरियसली इंजर्ड थे और 2 बंदे ऐसे थे जिन्हें कुछ भी नहीं हुआ था। वहाँ पर डीन बैठे हुए थे जो खून से सने हुए थे और मस्त पेपर को चेक कर रहे थे। जिस बुली ने डीन को धमकी दिया था वो जमीन पर बैठे हुए थर थर कांप रहा था। तभी डीन स्माइल करते हुए पूछते हैं क्या आप सभी पुलिस है? मुझे माफ करना, इन सभी ने मुझे किडनैप कर लिया था, इस कारण से मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाया। और उस दिन के बाद से डीन को लेजेंड के नाम से जाना जाने लगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम बिग डैडी को बॉक्सिंग का प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ डीन व्हाइट बाल वाले से पूछता है तुम 3rd ईयर में हो ना? ये सुनकर वो मनी मन सोचता है कहीं ये मुझे पहचान तो नहीं गए, इन्हें पता तो नहीं चल गया मैं स्टूडेंट को बुली करता हूँ, लेकिन मैं इनका यूज कर सकता हूँ बिग डैडी से बदला लेने में। फिर वो कहता है डीन क्या आपको याद है स्टूडेंट बिग डैडी के बारे में? जिसपे वो कहते हैं नहीं, मुझे 2nd ईयर के स्टूडेंट के बारे में कुछ खास नहीं पता, मगर मुझे हल्का हल्का याद आ रहा है, शायद वो मोटा है ना। ये सुनकर व्हाइट बाल वाला सोचता है मेरा प्लान काम कर रहा है। फिर वो कहता है डीन आपको पता है मेरा हाथ उसी नाम के बच्चे ने जलाया है, मगर वो मोटा नहीं है बल्कि पतला है। उसने तो पहले मुझे धमकी दिया था और हाथ मिलाने के बहाने उसने मेरे हाथ को जला दिया। पता नहीं उसके हाथ में क्या था, मुझे तो उसके बारे में सोचकर ही डर लग रहा है और मैं इसी कारण से अपना होमवर्क नहीं कर पाया हूँ। ये सुनकर डीन कहते हैं ठीक है, तुम्हें होमवर्क के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है और मैं इस बारे में तुम्हारे होम रूम टीचर से बात करता हूँ। ये सुनकर वो खुशी खुशी वहाँ से जाने लगता है। तभी डीन कहते हैं 1 मिनट, तुम मेरी हेल्प करो उस बिग डैडी नाम के बच्चों को ढूंढने में। अब सीन शिफ्ट होता है और हम स्पिरिट को देखते हैं जो कह रहा था अब तुम्हारा फिजिकल कंडीशन पहले से काफी अच्छा है, अब तुम एक साथ हजारों पंचेस थ्रो कर सकते हो, तुम अपने साथियों से काफी आगे निकल चुके हो सिर्फ मेरे फ्लेम एनर्जी के कारण से। ये सुनकर बिग डैडी कहता है मैंने अपने जिम वाले पार्ट टाइम जॉब में अडेप्ट करने में काफी टाइम लगा दिया और मुझे काफी दिक्कत आ रही है वहाँ पर। मैंने बहुत सारे जिम के इक्विपमेंट्स को भी खराब कर दिया, फर्क नहीं पड़ता मैं कितना भी मेहनत क्यों न कर लूं, मैं हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ कर देता हूँ। उसके बाद वो स्पिरिट को उठाकर मारते हुए कहता है मैं पहले पंचिंग बैग को एक ही पंच में फाड़ देता था, मगर अब मुझे देखो मैं कितना ज्यादा कमजोर हो चुका हूँ, ये सब तुम्हारे कारण से हुआ है। ये सुनकर स्पिरिट उसे याद दिलाता है अब वो पहले से ज्यादा हैंडसम भी तो हो गया है। तब बिग डैडी उसके ऊपर ध्यान ना देते हुए प्रैक्टिस करते हुए सोचता है अब मैं सिर्फ प्रैक्टिस करके ही अपने पुराने स्ट्रेंथ को वापस पा सकता हूँ। बिग डैडी जाता है और 20 केजी का डंबल उठाता है, मगर उसके हाथ से वेट नीचे गिरने लगता है, वो उस वेट को उठा ही नहीं पाता। फिर वो सोचता है मैं पहले से बहुत ही पतला हो गया हूँ, पहले मेरे लिए ये सभी वेट किसी चींटी को उठाने के बराबर था, लेकिन अब देखो। तभी वहाँ पर डीन आता है और उस वेट को आसानी से उठा लेता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक था। तभी डीन कहता है मुझे देखो मैं भी बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, वैसे तुम बैठ गए तो नहीं दिख रहे, क्या तुम्हारा ही नाम शिन टियान बिग डैडी है? ये सुनकर वो हाँ कहता है और मनी मन सोचता है आखिर ये बंदा है कौन और ये मुझे कैसे जानता है। तभी अचानक से डीन उसे पंच मार देते हैं। ये देखकर बिग डैडी उसके पंच को अपने हाथ से रोक देता है, मगर फोर्स के कारण से सीधा पीछे जाकर गिरता है। इधर डीन मनी मन सोचता है इसने तो मेरे पंच को रोक दिया, इस पंच से तो उसका नाक टूट जाना चाहिए था। दूसरी तरफ बिग डैडी सोचता है आखिर इसने मुझे किस टाइप का पंच मारा, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हाथ को किसी कार ने कुचल दिया हो। फिर वो डीन से पूछता है तुम कौन हो? जिस पे डीन कहता है मैं वही हूँ जो तुम्हें सबक सिखाएगा, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दूसरों को चोट पहुँचाने की। ये सुनकर बिग डैडी सोचता है अच्छा तो ये भी उन पुलिस के साथ है। फिर वो गुस्से में कहता है ठीक है अब मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं है। तभी स्पिरिट उसके हाथ में फायर एनर्जी को डाल देता है। इधर डीन अपने हाथों में टाई बांधते हुए सोचता है उसके हाथों से स्मोक निकल रहा है। फिर वो दोनों ही एक दूसरे को पंच मारने के लिए बढ़ते हैं और इसी के साथ कहानी पास्ट में जाती है जहाँ बिग
डैडी कहता है, मैं इतने सालों से अपना वेट कम करना चाहता था, इसी कारण से मैंने हर टाइप का मार्शल आर्ट सीखा, लेकिन दिक्कत ये थी कि मेरे पास कोई ओपोनेंट नहीं था। बिग डैडी पहली बार मार्शल आर्ट सीखने गया था, जहाँ पर एक 12 साल का बच्चा उसे बुली करते हुए कहता है, कोच अभी बिजी है, इसीलिए मैं तुम्हारा पार्टनर बनूंगा। और हाँ, सिर्फ वेट ज्यादा होने से कुछ भी नहीं होता, तुम्हारे पास टेक्निक भी होना चाहिए। मगर तभी बिग डैडी उस बच्चे के मुंडी को उठाकर इधर उधर घुमाने लगता है। दूसरी तरफ एक बच्ची भागते हुए कोच के पास आती है और कहती है, कोच कोच कुछ तो बुरा होने वाला है, सीनियर को एक बच्चे ने मार दिया है और वो बहुत ज्यादा रो रहा है। ये सुनकर कोच कहते हैं, तुम सबको चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम सब अपने प्रैक्टिस पर ध्यान दो, मैं जाकर उस न्यू बच्चे को देखता हूँ। फिर वो जाते हैं बिग डैडी के पास, मगर बिग डैडी कोच को भी मार कर फेंक देता है। तब कोच कहते हैं, तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी कहाँ से आई, तुम अपने इस बैड फॉर्म के साथ सभी को कैसे मार पा रही हो। जिस पे बिग डैडी कहता है, मैं तो अपना सिर्फ 1% ही पावर यूज किया हूँ। और उस दिन के बाद से बिग डैडी को समझ आ चुका था, अब मुझे कोई ओपोनेंट अपने पूरे लाइफ में नहीं मिलने वाला है, मगर मुझे तभी अपना ओपोनेंट मिलेगा जब मैं कमजोर हो जाऊंगा या फिर मैं पतला नहीं होता। मगर ये पहली बार है जब मैं अपने लाइफ में अपने से ज्यादा पावरफुल इंसान का सामना कर पा रहा हूँ। मैं इसके सामने एक छोटी सी मछली के बराबर हूँ जो इसके सामने जीने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। फिर डीन कहते हैं, हमें लड़ते हुए 20 मिनट हो गए हैं और तुम अभी भी अपने पैर पर खड़े हो, तुम्हारी तारीफ करनी बनती है। ये सुनकर वो गुस्से में कहता है, बकवास बंद करो, तुम्हें पता है ना, पता नहीं तुम कहां से आ गए और मुझे मारना शुरू कर दिया, ऊपर से मेरी तारीफ भी कर रहे हो। हम दोनों एक दूसरे को डायरेक्ट बहुत ही कम पंच मार पाए हैं। जब भी मैं तुम्हें पंच मारने के लिए बढ़ता हूँ तू उसी वक्त पीछे हट जाता है और तू मेरे सभी पंचेस को डॉच कर देता है। लगता है तू कुछ ज्यादा ही जल गया है। मुझे पता है मैं कमजोर हूँ और मैं इसके सामने कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक अलग टाइप का ही एक्साइटमेंट फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे लाइफ में पहली बार ओपोनेंट मिला है। ये सुनकर डीन कहता है, तो तू मुझे हरा कर दिखा। तब बिग डैडी बोलता है, ठीक है, रुक जा, मैं तुझे नीचे गिरा कर दिखाता हूँ। तभी वहाँ पर सू आते हुए कहती है, क्या यहाँ पर कोई फाइट कर रहा है? मैंने आवाज सुना और मैं सीधा यहाँ पर भागते हुए आ गई। डीन, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? डीन उसके स्कूल के यूनिफॉर्म को देखते हुए पूछते हैं, क्या तुम हमारे स्कूल में हो? जिसपे वो कहती है, हाँ। वैसे आप बिग डैडी जैसे हैंडसम बंदे से फाइट क्यों कर रही हो? ये सुनकर डीन शॉक्ड होते हुए पूछते हैं, क्या ये हमारे स्कूल का स्टूडेंट है? अब सीन शिफ्ट होता है और हम उन सभी को रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ डीन माफी मांगते हुए कहते हैं, मैंने एक बच्चे पर बिलीव कर लिया और तुम्हें कूट दिया। मुझे पता नहीं था तुम हमारे स्कूल के स्टूडेंट हो, इसीलिए मुझे माफ कर दो। जिस पे बिग डैडी कहता है, डीन, आपने मुझे 26 बार पंच मारा था, तो क्या मैं भी आपको मार सकता हूँ? उसकी ये बात सुनकर सू बहुत ही शॉक्ड होती है। तभी डीन कहते हैं, हाँ, तुम मुझे मार सकते हो। जिस पे बिग डैडी कहता है, आप इसे खाओ, मैंने इसमें स्पाइसी सॉस डाल के बनाया है स्पेशली आपके लिए, आपको ये पूरा खत्म करना पड़ेगा। वैसे आपकी कोई भी गलती नहीं है, मैंने ही बहुत ज्यादा वेट लॉस कर लिया है, जिस कारण से मुझे कोई भी पहचान नहीं पा रहा है, तो इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, इसीलिए मैंने आपको माफ कर दिया। वैसे मैंने अपनी लाइफ में पहली बार आपके जैसे ओपोनेंट से फाइट किया था और मुझे फाइट करने में बहुत ही मजा आया। अब हम बिग डैडी को घर पर देखते हैं, जहाँ पर वो स्पिरिट से कहता है, मैं सोने जा रहा हूँ, इसीलिए मुझे फॉलो मत करना। ये सुनकर स्पिरिट कहता है, 1 मिनट, मुझे तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है। तुम्हारे हाथ में लड़ाई के वक्त फ्लेम जलने लगा था, जो कि हजारों सालों में पहली बार हुआ है जब मैं अपने फ्लेम्स को मैनिपुलेट कर पाया हूँ। इसी कारण से मैं अपना हल्का सा पावर और मेमोरी को रिकवर कर पाया हूँ। मैंने 2 चीजों को फिगर आउट किया है, पहला कि तुम्हारे बॉडी को कैसे वापस से लाया जा सकता है, और दूसरा वो लड़की और वो डीन बहुत ज्यादा सस्पिशियस है। उस लड़की के पास अमर जैसा कुछ तो है और डीन का तो ऑरा ही अलग है। मुझे अभी भी उसका हल्का बुदबुदाना याद है, मैंने हल्का सा सुन लिया था, उसका जो ऑरा है वो इंसानों की तरह नहीं है। ये सुनकर बिग डैडी पूछता है, इसका मतलब क्या है? जिस पे स्पिरिट पूछता है, क्या तुम इंटरेस्टेड हो? वैसे दुनिया में हजारों सीक्रेट है। ये सुनकर बिग डैडी बहुत ही शॉक्ड होता है। तब स्पिरिट कहता है, मैं पिछले लाइफ में बहुत ज्यादा पावरफुल था और सब पे राज करता था, मगर फिर भी मेरे दिल के अंदर क्यूरियोसिटी थी, मैं दुनिया के उस पार वाले प्लेस को जाना चाहता था। एक दिन मेरी स्वीटी ने मुझे एनकरेज किया वहाँ पर जाने के लिए, इसी कारण से मैं पूरे 3 साल के लिए अपने फिल्म वाली गाड़ी में बैठकर निकल गया दुनिया की सैर करने के लिए। जब मैं वापस आया तो मैंने एक सीक्रेट ढूंढा। मैं पूरे टाइम नॉर्थ में चलता गया और कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, मगर फिर भी मैं अपने गांव में वापस लौटकर आ गया। इसका मतलब कि ये दुनिया गोल है। ये सुनकर तो बिग डैडी का दिमाग खराब हो जाता है और वो जल्दी से ज्योग्राफी की बुक लाकर उसके मुंह पर फेंकते हुए
कहता है मैं सोने जा रहा हूँ और मुझे डिस्टर्ब मत करना। ये सुनकर स्पिरिट कहता है ठीक है। मैं सीधा मुद्दे की बात करता हूँ। जब मैं यात्रा पे निकला था तब मैंने अलग अलग टाइप के लोगों को देखा था और अलग अलग स्पीसीज के प्लांट्स देखे थे। मैंने सभी चीजों को मिलाकर बहुत सारे मेडिसिन बनाए और उन्हें डायरी में लिखा था। उनमें से एक मुझे याद आ रहा है। ये सुनकर वो हैरानी से पूछता है कौन सा फॉर्मूला, जल्दी से बताओ मुझे। तब स्पिरिट उसे जिंजर, गार्लिक, चिली और भी पता नहीं क्या क्या डालने को बोलता है। जिस बात को सुनकर बिग डैडी सोचता है ये तो किसी खाने का सामग्री लग रहा है। उसके बाद स्पिरिट बताता है उस लड़की के हाथ में एक गोल्डन कंपास था जो उसके हाथ में नहीं होना चाहिए था और पता नहीं उसके हाथ में वो चीज कैसे आ गया। और जो तुम्हारा डीन है वो इंसान नहीं है। जैसे तुम मुझे ही देख लो, मैं एक सोल हूँ, ना कि कोई इंसान। वो किसी टाइप का मॉन्स्टर है जो इंसानों के बीच में छुप के रह रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम डीन को देखते हैं जिसके फोटो पर फूलों का हार लगा हुआ था, जिसका मतलब कि अब वो मर चुका है। और उसके सामने डीन बैठा हुआ कहता है मेरे प्यारे दोस्त, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। आज मैंने एक स्टूडेंट को हर्ट कर दिया। मुझे पता है मैंने गलत किया है। तुम बहुत ही अच्छे थे मगर मैं तुम्हारे जैसा कभी भी नहीं बन सकता हूँ। बहुत ही मुश्किल है ये सीखना कि एक इंसान कैसा होता है और वो कैसे बिहेव करता है। अब हम डीन को देखते हैं जो सीधा व्हाइट हेयर के पास जाकर उसे मारने लगते हैं। ये देखकर बोली उनसे माफी मांगते हुए कहता है सर प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे आपसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। ये सुनकर वो गुस्से में कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से झूठ बोलने की? मैं हमेशा ही बहुत तेज मारता हूँ और हाँ, मैंने किसी से वादा किया था कि मैं किसी स्टूडेंट को हर्ट नहीं करूंगा और तुम भी मेरे स्टूडेंट्स में से एक हो, इसीलिए मैं तुम्हें आज माफ कर रहा हूँ। उसके बाद वो उसका कॉलर पकड़ते हैं जिससे बुली काफी ज्यादा डर जाता है। ये देखकर डीन पीछे हटते हुए कहते हैं यहाँ पर हमारा मैटर सॉल्व होता है, ठीक है? अगर तुमने वापस से ऐसा किया तो मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। अब जल्दी से क्लास में जाओ। अब सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ लड़कियों को देखते हैं जो आपस में बात करते हुए कहती है बिग डैडी कितना हैंडसम हो गया है, उसने अपना वेट भी कम कर लिया है। मैं तो यहाँ पर उसे देखने के लिए वेट कर रही हूँ। वो देखो, वो क्लासरूम से बाहर आने ही वाला है। बिग डैडी बाहर जा रहा था तभी उसके सामने डीन आ जाते हैं। ये देखकर बच्चे आपस में बात करते हुए कहते हैं डीन तो काफी खतरनाक है, फाइटिंग के मामले में वो एक लेजेंड है और बिग डैडी भी किसी लेजेंड से कम नहीं है। इसका मतलब कि हमारे सामने दो लेजेंड खड़े हुए हैं। बिग डैडी पूछता है डीन आप यहाँ पर कैसे? जिस पे डीन कहते हैं मुझे पता था स्कूल खत्म होने वाला है इसीलिए मैं तुमसे यहाँ पर मिलने आ गया। क्या तुम मेरे साथ वॉक पर चलना पसंद करोगे? ये सुनकर बिग डैडी मनी मन सोचता है क्या ये किसी टाइप का डीमन है जो इंसानों की दुनिया में ऐसे घूम रहा है। वॉक करते हुए डीन कहते हैं मुझे पता है तुम मेरी चिंता कर रहे होगे मगर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे तुम इतने टेंशन में कल नहीं दिख रहे थे जब हम डिनर करने गए थे, तो आज तुम्हें क्या हो गया? तो आज तुम टेंशन में क्यों हो? क्या तुम्हें मेरे बारे में इंफॉर्मेशन पता चल गया? क्या तुम्हारे पीछे जो पावरफुल स्पिरिट है उसने तुम्हें ये सब बताया? ये सुनकर स्पिरिट काफी हैरान होता है और कहता है क्या यह मुझे सेंस कर सकता है? जिस पे बिग डैडी बोलता है हाँ, लगता तो कुछ ऐसा ही है। फिर डीन कहते हैं अब मुझे समझ आ गया तुम्हारे हाथ में वो फायर और स्मोक कहाँ से आया था। चलो अब बात करने में आसानी होगी। वैसे मैं तुम्हें पहले ही बता दूं मेरी कोई भी दुश्मनी नहीं है, तुम्हारे और स्कूल के स्टूडेंट से। तुम्हें पता है ये एरिया पहले बैम्बू का फॉरेस्ट हुआ करता था मगर अब देखो यहाँ पर स्कूल खड़ा हो चुका है, सिर्फ कुछ ही बैम्बू के प्लांट्स बचे हुए हैं। टियान मैं कोई इंसान नहीं हूँ बल्कि मैं यहाँ पर पैदा हुआ था। मैं एक बैम्बू स्पिरिट हूँ जिसने हजारों साल तक कल्टीवेट किया ताकि मुझे एक इंसानी फॉर्म मिल सके। मैंने यहाँ पर अपने पता नहीं कितने साल बिताए होंगे और एक दिन अचानक से मेरे ऊपर बिजली गिरी और यहाँ बैम्बू फॉरेस्ट में आग लग गया। उसी वक्त मुझे काफी ज्यादा चोट लगी और मैं वापस से छोटा सा हो गया। तभी मुझे एक इंसान उठाकर अपने साथ ले गया। अब हम देखते हैं जो इंसान डीन थे वो उस स्पिरिट वाले बैम्बू ट्री को अपने साथ ले गए और स्कूल के गार्डन में उसे प्लांट करने लगे। उन्हें ऐसा करते हुए एक वर्कर पूछता है मिस्टर लिन आप यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या आप कुछ प्लांट कर रहे हो? जिस पे डीन कहते हैं ये एक बैम्बू का प्लांट है, ये जहाँ पर लगा हुआ था वहाँ पर आग लग गया इसीलिए मैं इसे यहाँ पर लगा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ ये सरवाइव कर लेगा। फिर वो मनी मन सोचते हैं ये प्लांट भी मेरे जैसा है, आज से यही तुम्हारा होम है। अब उस बैम्बू के ऊपर कोई भी डॉग आकर टॉयलेट करता है तो कभी कभी स्टूडेंट्स उसके लीव्स को तोड़ के उससे विसल बजाते हैं, तो कभी उसे कोई फुटबॉल से किक करता है। ये सब देख कर वो स्पिरिट मनी मन सोचता है एक बार
बार मुझे इंसान बनने दो, उसके बाद मैं तुम सबको बताता हूँ। तो कभी पुलिस आकर उस प्लांट को सिगरेट से जलाते हैं। पुलिस वहाँ पर आकर स्टूडेंट्स को बुली करते हैं और उनसे पैसे छीनते हैं। एक दिन उन पुलिस का फोन पकड़ा जाता है क्योंकि वो सभी स्कूल अटेंड नहीं करते और बाथरूम में बैठकर दिन भर गेम्स खेलते हैं। एक दिन डीन सभी स्टूडेंट्स को इंस्पेक्ट करते हुए वहां तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद वो उन पुलिस को 5000 वर्ड्स का ऐसे लिखने को देते हैं। उसके बाद हमें दिखाई जाता है एक दिन बुली एक बच्चे को बुली कर रहा था, तभी वहां पर डीन आ जाते हैं और वो इस बार उन सभी को 8000 वर्ड्स का ऐसे लिखने को देते हैं। ऊपर से वो पुलिस को भी फोर्स करते हैं माफी मांगने के लिए। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं पुलिस आपस में बात करते हुए कहते हैं चलो जल्दी से क्लास में चलते हैं, नहीं तो वो डीन आ जाएगा। वैसे इस बैम्बू ट्री को उसी डीन ने लगाया है ना, अगली बार हम इस पे गरम गरम पानी डाल देंगे ताकि ये मर जाए। ये सुनकर वो स्पिरिट बहुत ज्यादा डर जाता है। अब हम डीन को देखते हैं जो बैम्बू ट्री को देखते हुए कहते हैं क्या मैं इसे सही से पाल रहा हूँ। तभी वो ट्री चिल्लाते हुए कहता है मैं बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हूँ, भले ही मुझे बोलने के लिए अपने पूरे कल्टीवेशन पावर का यूज करना क्यों ना पड़े, लेकिन फिर भी मैं इसका यूज करूंगा। उसकी बात सुनकर डीन डरते हुए कहते हैं बैम्बू क्या ये तुम हो, क्या तुम बोल सकते हो, क्या तुम्हारे अंदर से ही आवाज आ रही है। ये सुनकर स्पिरिट कहता है मेरे अंदर से ही आवाज आ रहा है, एक तो तुम मुझे वहाँ से लेकर इस घटिया से जगह पर लेकर आ गए, मैं यहाँ पर इकलौता बम्बू हूँ, तुम्हें पता भी है मुझे यहाँ पर कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो भी मुझे यहाँ पर परेशान करते हैं वो सभी तुम्हारे स्टूडेंट है। मुझे सिगरेट से जलाया जाता है, मुझे लात मारा जाता है और ऊपर से कुछ बच्चे बैठ भी जाते हैं जैसे मैं कोई हॉर्स हूँ। आखिर तुमने कितने बच्चों से पंगा लिया है, वो सभी मुझे परेशान करते हैं। ये देखकर डीन हैरानी से पूछते हैं आखिर तुम क्या चीज हो, मैंने अभी अभी तुम्हारा मुंह देखा। जिसपे वो कहता है मैं एक बैम्बू स्पिरिट हूँ जो बिजली गिरने के कारण से घायल हो गया था। वैसे देखा जाए तो उस दिन मुझे बचाने के लिए थैंक्स, अब मैं जल्दी से इंसानी फॉर्म में आने वाला हूँ, जब ऐसा होगा तब मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ इस स्कूल में एक भी बच्चा अच्छा नहीं है, मैंने देखा है कोई भी तुम्हें थैंक्स नहीं बोलता कि तुम उनकी लाइफ को चेंज कर रही हो। जो लोग फाइट नहीं करते हैं वो लोग तुम्हारे पीछे गॉसिप करते रहते हैं, इसीलिए तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो, उसके बाद देखना मैं सभी को एक एक करके मार दूंगा। ये सुनकर डीन उसे पकड़ते हुए कहते हैं ऐसा मत करना, तुम मेरे स्टूडेंट्स को हर्ट मत करना। फिर वो जल्दी से उस बैम्बू को वहाँ से निकाल कर कहीं और पे ले जाते हुए कहते हैं तुम्हारा यहाँ पर रहना बहुत ही खतरनाक है, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मेरे स्टूडेंट्स के लिए भी। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। जो स्पिरिट होता है वो डीन के बॉडी में होता है और कहता है उसके बाद उसने मुझे अपने घर के पीछे प्लांट कर दिया जहाँ पर और भी बैम्बू ट्री थे। अब सीन वापस से पास्ट में जाता है जहाँ पहले तो डीन उसे गमले में लगा देते हैं। ये देखकर स्पिरिट कहता है क्या तुम नहीं चाहते मैं उन बच्चों को मजा चखाऊं, जिसपे वो कहते हैं नहीं, मैं भी उन बच्चों की तरह उस फेज से गुजर चुका हूँ। ये बच्चे अपने यूथ में एंजॉय करना चाहते हैं मगर मैं नहीं चाहता कि वो सभी गलत डायरेक्शन में जाए, मैं वो इंसान बनना चाहता हूँ जो उन्हें एक अच्छी राह दिखाए। कुछ रास्ते पहले तो काफी आसान दिखते हैं मगर आगे जाते जाते वो काफी डिफिकल्ट बन जाते हैं और कुछ रास्ते जो कठिन दिखते हैं वो आगे जाकर काफी आसान और खूबसूरत बन जाते हैं। मैं उन्हें जिंदगी में खूबसूरत रास्ता दिखाना चाहता हूँ। वैसे देखा जाए तो तुम भी काफी इरिटेट दिख रही हो, क्या तुम भी चाहते हो मैं तुम्हें ठीक कर दूं? ये सुनकर स्पिरिट कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, तुम मुझे बीच में क्यों ला रही हो। प्रेजेंट में स्पिरिट गुस्सा होते हुए कहता है मैं उसके साथ कुछ महीनों तक बहुत ही आराम से रहा, दिन में आराम करता था और रात में उससे बात करता था, मगर मैं भूल गया था मैं एक स्पिरिट हूँ और मैं बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता हूँ। इसी के साथ पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ डीन वाटरमेलन खा रहे थे। ये देखकर बैम्बू कहता है देखो अगर तुम मेरे ऊपर वाटरमेलन जूस डालोगे तो मैं तुम सभी इंसानों की तरह इसका टेस्ट ले सकता हूँ, इसीलिए मेरे लिए भी वाटरमेलन बचा देना। ये सुनकर वो हाँ में जवाब देते हैं। तभी उनका बेल बजता है और जब डीन बाहर जाकर देखते हैं उन्हें पता चलता है कि पुलिस उनके घर पर आए हैं। ये देखकर वो शॉक्ड होते हुए पूछते हैं तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी पुलिस उन्हें धक्का देते हैं। अब हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पुलिस आपस में बात करते हुए कहते हैं लगता नहीं है मैं इस साल पास हो पाऊंगा, इस टीचर ने मुझे 3 बैग दे दिया है, ऐसा चलता रहा तो मेरा इस स्कूल में आना मुश्किल हो जाएगा। ये सुनकर उसके बाकी के साथी भी एग्री करते हैं। उसके बातों से वो सभी डीन की बुराई करे जा रहे थे। तभी वहाँ पर एक बच्चा आता है, उसे देखकर पुलिस सोचते हैं आखिर ये बंदा है कौन, मैं तो इसे स्कूल में पहली बार देख रहा हूँ। बुली का साथी गुस्से में पूछता है अबे तू है कौन और तू यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या तुझे स्कूल के रूल्स नहीं पता है, इसके अकॉर्डिंग तुम सब यहाँ पर अलाउ नहीं
नहीं हो, ये हमारा सिगरेट पीने का जगह है, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। ये कहकर वो उसे मारने के लिए बढ़ता है, मगर वो बंदा अपने एक फिंगर से उसे स्टॉप कर देता है। ये देखकर सभी बहुत ही शॉक्ड होते हैं। तब वो बंदा कहता है तुम सबके अंदर तमीज नहीं है, आखिर तुम सब यहाँ पर पढ़ने क्यों आते हो? वैसे मैं बता दूं, मैं यहाँ पर नहीं पढ़ता हूँ और ना ही मैं किसी सेमेस्टर में हूँ, और मैं तुम सबकी एज को मिलाकर सबसे बड़ा हूँ। मैंने स्कूल ड्रेस को पहन लिया है ताकि मैं आसानी से स्कूल में एंटर कर सकूँ। मैं एक कल्टीवेटर हूँ जो दूसरों को मैनिपुलेट करने का काम करता है। मैं तुम सबके ऊपर बहुत टाइम से नजर रखे हुए था और मुझे पता है तुम किसी से बहुत ज्यादा नफरत करते हो। क्यों ना आज तुम उस नफरत का बदला ले लो, जाओ और उसे खत्म कर दो। उसके ऐसा बोलते ही सभी पुलिस उसके कंट्रोल में आ जाते हैं और वो डीन के घर पहुंचकर उन्हें मारना शुरू कर देते हैं और कहते हैं तुझे हमारे बीच में टांग अड़ाकर हमारा दिमाग खराब करने की क्या जरूरत थी। ये देखकर डीन कुछ बोलते वैसे ही पुलिस उन्हें पंच मारना शुरू कर देते हैं। उसके बाद बुली कहता है तुझे हमारे जैसे स्टूडेंट्स को अकेला छोड़ देना चाहिए था, इससे तू भी खुश रहेगा और हम भी। बैम्बू का स्पिरिट ये देखकर कहता है उसका गला दबाना बंद करो, नहीं तो वो मर जाएगा। मगर पुलिस को उसकी बात सुनाई नहीं दे रही थी। तभी डीन का ब्लड सीधा जाकर उस गमले पर गिरता है और तभी अचानक से उस बैम्बू से बहुत ही तेज की ग्रीन रोशनी निकलती है। उस रोशनी से सभी पुलिस दूर जाकर गिरते हैं और जब डीन की आंखें खुलती है तब वो स्पिरिट को इंसानी रूप में अपने बगल में बैठे हुए देखता है और स्पिरिट सेम डीन की तरह दिख रहा था। उसके बाद वो उससे कहता है क्या तुम जग गए? तुम चिंता मत करो, मैंने उन सभी गुंडों को 3rd फ्लोर से नीचे फेंक दिया है, लेकिन डरने की बात नहीं है क्योंकि वो सभी जिंदा है। वैसे मैंने तुम्हारी जान बचाई है। ये सुनकर डीन हैरानी से पूछता है तुम कौन हो? तब स्पिरिट कहता है मैं बम्बू हूँ, तुम्हारे जान को बचाने के लिए मैं जल्दी से ट्रांसफॉर्म हो गया, अब मैं इंसानी फॉर्म में आ चुका हूँ, तो मैं उस खूबसूरत रास्ते पर चलना चाहता हूँ जिसकी तुम हमेशा से बात करते हो। टीचर क्या तुम मुझे ये सिखाओगे? ये सभी कहानी सुनकर बिग डैडी पूछता है उसके बाद क्या हुआ, जिस पे स्पिरिट वाला डीन कहता है उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। हैरानी से बिग डैडी स्पिरिट से पूछता है लेकिन वो न्यू स्टूडेंट भी तो स्पिरिट है ना, इसका मतलब कि वो विलन है, तो क्या तुम्हारे और उसके बीच में कोई भी बड़ी फाइट नहीं हुई? जिस पे डीन कहते हैं उसके बाद से वो विलन दिखाई नहीं दिया और मैं डीन को उसी टाइम से प्रोटेक्ट करते आ रहा हूँ। अब हम वापस से पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ बैम्बू स्पिरिट डीन को समझाते हुए कहता है अब तुम्हारा बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है, जो तुम्हारे बच्चे हैं उन्हें एक स्पिरिट कल्टीवेटर कंट्रोल कर रहा है, उसे मेरी बॉडी चाहिए। जिस पे डीन कहते हैं तुम हल्का परवर्ट की तरह बात कर रहे हो। ये सुनकर स्पिरिट गुस्सा होते हुए कहता है चुप रहो, अगर मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो हो सकता है विलन तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के ऊपर हमला कर दे और तुम्हें हॉस्टेज बना लेगा और तुम्हारे स्पिरिट के बदले मेरी बॉडी लेगा। तब डीन डरते हुए पूछते हैं तो अब मैं क्या करूँ? जिस पे स्पिरिट कहता है इसमें करना क्या है, अब हम दोनों को एक साथ में ही रहना पड़ेगा, अब तुम अकेले बाथरूम भी नहीं जा सकते हो, मुझे तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? क्यों ना तुम ऐसा करो, तुम मुझे यहाँ के बारे में सब कुछ बता दो। अब सीन शिफ्ट होता है और हम डीन को देखते हैं जो अपने हाथ में बैम्बू को पकड़े हुए स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे और स्पिरिट इस बैम्बू के अंदर था। ये सब देखकर सभी स्टूडेंट आपस में बात करते हुए कहते हैं टीचर ने अपने हाथ में क्या पकड़ा है? क्या ये पॉइंटर है? क्या इन्होंने उस बैम्बू को काट कर इसे बनाया है? सर तो स्कूल प्रॉपर्टी को ही खत्म कर दिया। प्रेजेंट में स्पिरिट कहता है मुझे पूरे 36 ईयर्स हो गए पॉइंटर बने हुए। जिस पे बिग डैडी कहता है चुप करो, मुझे ये सब बकवास लग रहा है। जिस पे डीन कहता है क्या तुम्हें पता भी है 36 साल उस पॉइंटर में कैद रहने में कैसा लगता है? मैं तब तक काम करता रहा जब तक उसने रिजाइन नहीं कर दिया, लेकिन वो विलेन कभी दिखाई नहीं दिया। ये सुनकर बिग डैडी कहता है अबे तूने स्टोरी को बीच में क्यों छोड़ दिया, क्लाइमैक्स तक तो लेकर जा। फिर स्पिरिट कहता है अभी कुछ साल पहले ही डीन की नेचुरल डेथ हो गई और उनका लास्ट विश था कि मैं उनकी तरह उसी पाथ पर चलूं जिस पे वो चलते थे। अब हम वापस से पास्ट का टाइम देखते हैं जहां डीन कहते हैं तुम्हें लाइफ का अनुभव लेना था ना, क्यों ना तुम भी मेरे रास्ते पर चलते हुए टीचर बन जाओ, तुम्हें बच्चों को पढ़ाकर अच्छा लगेगा। और प्रेजेंट में वो स्पिरिट कहता है इसी कारण से मैं टीचर बन गया। और क्या तुम ये ग्लासेस देख रहे हो, ये भी उसी के है। मुझे तो स्टार्टिंग में उसे प्रोटेक्ट करना था मगर पता नहीं था
लास्ट में मैं उसकी लाइफ ही जीने लगूंगा। मैंने अब तुम्हें अपनी पूरी स्टोरी बता दी। मैं यहाँ पर अपने दोस्त की इच्छा को पूरा करने के लिए आया हूँ। मैंने फेक डॉक्यूमेंट से स्कूल को सबमिट किया। जब उन्हें पता चला कि मैं 36 साल से पढ़ा रहा हूँ तब उन्हें शक नहीं हुआ और उन्होंने मुझे टीचर के जॉब पे रख लिया और मैं अभी भी उस कल्प्रिट को ढूंढ रहा हूँ। मुझे लगता है वो बंदा भी हमारे ऊपर नजर रखे हुए है। बिग डैडी, मैं तुम्हें यहाँ पर यही बताने आया था। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ तुम मत बताना कि मैं एक इंसान नहीं हूँ। ये सुनकर वो कहता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं किसी को भी इस बारे में नहीं बताऊंगा। मुझे आपकी स्टोरी सुनकर डर नहीं लगा बल्कि मेरे आंखों में आंसू आ गए। आपका एक्सपीरियंस किसी इंसान से कम नहीं है। वैसे आप एक प्लांट हो तो क्या आप मुझे बता सकते हो ये सभी इंग्रेडिएंट्स मुझे कहां से मिल सकते हैं? तभी हम देखते हैं कि वही विलन दूर खड़े हुए उन दोनों को देख रहा था। उस दिन टीचर से बात करने के बाद बिग डैडी की लाइफ वापस से नॉर्मल हो गई। वो पेट भर के खाना खाता, फिर जिम जाकर वहाँ पर मेंबर्स की हेल्प करता। स्कूल में हर जगह लड़कियां उसे घूरती रहती। उसके डेस्क पर हजारों लेटर पड़े हुए थे। अब हम बिग डैडी को कंप्यूटर पे कुछ सर्च करते हुए देखते हैं और इसी के साथ हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां डीन पूछते हैं क्या तुमने अभी से कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया है? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें एक वेबसाइट बताना चाहूंगा। ये वेबसाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइम मिले तो यहाँ पर लॉग इन करके मुझे कॉल करना, ठीक है? प्रेजेंट में बिग डैडी उसी वेबसाइट पे लॉग इन करता है और देखता है यहाँ पर कल्टीवेशन से रिलेटेड बहुत सारे कमेंट है। ये देखकर वो हैरान होते हुए डीन को कॉल करके इस बारे में पूछता है। तब वो बताते हैं क्या तुमने वेबसाइट को ओपन कर लिया? वैसे मैं बता दो इस दुनिया में 1.2 मिलियन लोगों के पास मैजिकल पावर्स है, ठीक मेरी तरह। ये सुनकर बिग डैडी बहुत ही शॉक्ड होता है। तब डीन कहते हैं इन सभी लोगों ने अपने पूर्वजों से पावर्स लिए हैं और ये वेबसाइट इसीलिए स्टार्ट किया गया है ताकि ये पावर्स भी कहीं धीरे धीरे गायब ना हो जाए। लोग इसे कंजर्व करना चाहते हैं और मैंने सुना है इसमें सरकार भी इन्वॉल्व है। जैसे बहुत से कल्टीवेटर है वो बुलेट से भी तेज चलना चाहते हैं मगर वो ऐसा नहीं कर पाए। बहुत सारे कल्टीवेटर अपने पावर्स का यूज करके अच्छे खासे पैसा कमाना चाहते हैं और साथ में कमा रहे हैं। टाइम के साथ बहुत सारे पावर्स खत्म हो गए। ये सुनकर बिग डैडी मनी मन सोचता है अच्छा इसीलिए इन पावर्स को बचाने के लिए वेबसाइट बनाया गया है। उसके बाद डीन कहते हैं वेबसाइट पर लॉग इन कर लो, अपने डिटेल्स को भर दो, उसके बाद तुम्हारे साथ कोई कल्टीवेटर कनेक्ट करेगा जो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। ये सभी ऑफलाइन भी मिलते हैं और तुम्हें फ्री का कुकिंग ऑयल और राइस भी मिलेगा। ये सुनकर बिग डैडी जल्दी से पूछता है कितना किलो मिलेगा। उसके बाद बिग डैडी उस वेबसाइट पर लॉग इन कर लेता है और अपने डिटेल्स को भरने लगता है। तभी वो स्पिरिट से कहता है तुम अभी वो नॉवल पढ़ रहे थे जिसमें कल्टीवेशन एक रिंग में रहता है, वो लाकर मुझे देना चाहिए। ये मुझे फॉर्म भरना है। अरे जल्दी से बताओ क्या मुझे ऐसा करने पर खाना मिलेगा? और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस वीडियो का लाइक है मैं 2.5 के। अगर ये पूरा हो जाएगा तो मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड लाऊंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट